प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाई मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र के बारे में पढ़ते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जो आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो पढ़ने से पहले आप सब से एक गुजारिश है कि आप सब जो भी पाठ पढ़ते हैं उससे संबंधित यदि आपको कोई सूचना चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब एक लेख और एक पत्र के लेखक सरदार भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था और वो क्या करते थे। सरदार भगत सिंह के बारे में हम सब देखते हैं। इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान था बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में। तो इनका जो जन्म हुआ था बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच वर्तमान लायलपुर में है, अर्थात ये स्थान जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये पूछा भी गया है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो ये गली नंबर याद रखना है 105 गुगैरा ब्रांच। इनकी शहादत जो है 23 मार्च 1931 को 7:35 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी। तो इनको जो फांसी दी गई थी वो किस केस में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। इनको शहादत दिवस के रूप में 23 मार्च को हम सब मनाते हैं, तो उस समय इनको फांसी दी गई थी। इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता सरदार किशन सिंह हैं। इनकी माता का नाम विद्यावती है और इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह है, जो एक महान क्रांतिकारी थे। इनका पैतृक गांव देखते हैं। इनका पैतृक गांव खटकड़ कला पंजाब है। इनका पैतृक गांव का नाम क्या है? खटकड़ कला पंजाब, जो पंजाब में पड़ता है। संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। तो इनका जो संपूर्ण परिवार था अर्थात इनके चाचा दादा और इनके भाई सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो इनके चाचा कौन थे? तो भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह और वो और इनके पिताजी दोनों किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, जो एक महान क्रांतिकारी थे। कहाँ के क्रांतिकारी थे? तो पंजाब के क्रांतिकारी थे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। तो इनके जो छोटे चाचा थे उनका क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह। तो ये पूछा जा सकता है कि इनके चाचा कौन कौन लोग थे? तो इनके चाचा अजीत सिंह थे और दूसरे चाचा इनके छोटे चाचा जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे और वो जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हुआ। तो इनके छोटे चाचा स्वर्ण सिंह का निधन किस प्रकार से हुआ? तो जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेल में यातनाओं के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो सरदार भगत सिंह के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह की मृत्यु हुई थी। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया, जहां 1946 तक वे रहे। तो जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये सब जो है भी कुछ बवाल ना करें, इसलिए इनके दोनों भाई, इनके जो छोटे भाई थे भगत सिंह के, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, उन दोनों को देवली जेल में भेज दिया गया। और तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है सरदार भगत सिंह के दोनों भाई का क्या नाम था? तो दोनों भाई का क्या नाम था? एक भाई का नाम था कुलवीर सिंह और दूसरे का नाम था कुलतार सिंह। तो ये दोनों भी क्रांतिकारी थे और इनको भी जेल में रखा गया था। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण। तो भगत सिंह को किसने प्रभावित किया था? तो उनकी विचारधारा को प्रभावित किया था सबसे ज्यादा करतार सिंह सराभा ने, उनकी बहादुरी ने। 1914 में गदर पार्टी का गठन इन्होंने किया था और उसके प्रति भगत सिंह के मन में काफी आकर्षण था, अर्थात वो उनको बहुत सम्मान देते थे। सराभा की निर्भीकतापूर्ण कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर था। तो सरदार भगत सिंह के ऊपर जो सराभा थे, करतार सिंह सराभा, उनकी निर्भीकता अर्थात वो बहुत निर्भय होकर काम करते थे और उनकी कुर्बानी का इनके मन पर अस्थायी और गहरा प्रभाव पड़ा था, अर्थात उनसे ये बहुत प्रभावित थे। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। कौन सराभा का चित्र अपनी जेब में रखता था? तो सरदार भगत सिंह सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सराभा का चित्र अपनी जेब में रखता था या सरदार भगत सिंह किसका चित्र अपनी जेब में रखते थे। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि करतार सिंह सराभा का चित्र सरदार भगत सिंह रखते थे अपनी जेब में। एक चिंतक विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्स एंजल की विचारधारा से प्रभावित थे। तो लेखक का कहना है
सरदार भगत सिंह के बारे में कि सरदार भगत सिंह जो थे समाजवाद और मार्क्स एंजल की विचारधारा के प्रभावित थे। तो समाजवाद और मार्क्स एंजल जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा पूंजीवाद के खिलाफ है और ये सर्वहारा वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग का समर्थन करता है। तो जो भगत सिंह थे वो भी मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, कमजोर वर्ग का समर्थन करते थे। तो इसीलिए इनको समाजवाद और मार्क्स एंजल की विचारधारा से प्रभावित कहा गया। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। तो सरदार भगत सिंह ने कितने वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो वो 12 वर्ष की अवस्था में शुरुआत की थी। कहाँ पर की थी? तो जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर वहीं पर किया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सरदार भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत या क्रांति में कितने वर्ष की अवस्था में जुड़े? तो कितने वर्ष की अवस्था में जुड़े थे? 12 वर्ष की अवस्था में ये जुड़े थे। जब हम सब एक बालक होते हैं, कुछ भी नहीं समझते, उस समय ये एक क्रांतिकारी बन गए थे। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, चौरी चौरा स्थान है गोरखपुर के पास का, वहां पर क्रांतिकारियों ने एक थाने को फूंक दिया जिसमें बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वो मारे गए थे। तो उससे जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया। इस घटना के बाद जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब महात्मा गांधी से नाराज हो गए कि आपने आंदोलन को क्यों वापस ले लिया। हमको जब उनका इसी तरह से विरोध करना है, मार जब वो हम सबको मारते हैं तो हम भी उनको मारते हैं, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन गांधी जी चूंकि सत्य अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए इस बात को वो मतलब हिंसा को वो बर्दाश्त नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने इस बात को समर्थन नहीं किया और आंदोलन को वापस ले लिया, जिसका इन्होंने विरोध किया और कांग्रेस से इनका मोहभंग हो गया। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। तो इन्होंने पढ़ाई कब छोड़ी? 1923 में। और पढ़ाई छोड़कर कहाँ चले गए? कानपुर चला आए। और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी का एक पत्र निकलता था जिसका नाम था प्रताप, और उसमें इन्होंने कुछ सेवाएं देने लगे, अर्थात वहां पर रहकर ये क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते रहे। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रताप नामक पत्र कौन निकालता था? तो प्रताप नामक पत्र कौन निकालता था? वो निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। या गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र का क्या नाम है? तो वो नाम है प्रताप। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। तो इन्होंने 1926 में पंजाब में एक सभा का गठन किया जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। तो इन्होंने 1928 से 31 तक हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। तो ये पूछा गया है कि सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिलकर के किस संघ का गठन किया था? तो किस संघ का गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया था। तो ये पूछा भी गया है, इसलिए इसको याद रखना है कि उन्होंने सरदार भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के किस संघ का गठन किया था। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ पहली सरकार को जगाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जो अंग्रेजी सरकार थी उससे जो भी मांगे की जाती थी, जो भी सुधार से संबंधित बात की जाती थी, उस पर वो कोई जवाब नहीं देती थी, उसको वो अनसुना कर देती थी। इसलिए जो है सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर के पहली सरकार को सुनाने के लिए, केवल वहां के जो लोग थे उनको सुनाने के लिए, उनको जगाने के लिए इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और वहां पर खड़े होकर भागे नहीं, ये सब वहां पर खड़े होकर गिरफ्तारी दी। अर्थात इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और वहां पर अपनी बात को रखना था। हिंदी में पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, और इसको किस भाषा में लिखा? हिंदी भाषा में लिखा। तो ये पूछा जा सकता है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या सरदार भगत सिंह ने किस भाषा में लिखा? तो हिंदी भाषा में लिखा था इन्होंने। और कब लिखा था? 1924 में। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? इन्होंने जब जेल में थे ये, तब इन्होंने लिखा था इस पुस्तक को कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यार्थी और राजनीति, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श। तो ये भी पुस्तकें इन्होंने लिखी जिसमें से विद्यार्थी और राजनीति का कुछ भाग आपके इस सिलेबस में दिया हुआ है। बम का दर्शन भी इनकी पुस्तक है। तो विद्यार्थी और राजनीति भी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी पुस्तक में जो है दिया गया है, एक लेख एक पत्र में विद्यार्थी और राजनीति नाम से भी कुछ अंश उसके हैं। बम का दर्शन भी इन्हीं का है। भारतीय क्रांति का आदर्श के बारे में भी इन्होंने लिखा। और सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन का तथा
डान बीन की आत्मकथा का अनुवाद किया। तो इन्होंने सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डान बीन की आत्मकथा का अनुवाद किया। तो ये पूछा जा सकता है कि सत्येंद्र सान्याल की पुस्तक का क्या नाम है? तो सत्येंद्र सान्याल की पुस्तक का क्या नाम है? वो नाम है बंदी जीवन। और डान बीन की आत्मकथा का इन्होंने अनुवाद किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सरदार भगत सिंह ने किनकी आत्मकथा का अनुवाद किया था? किनकी आत्मकथा का अनुवाद किया था? उनका नाम था डान बीन। अब हम सब देखते हैं एक लेख और एक पत्र में लिखा क्या गया है। ठीक है, तो एक लेखक एक पत्र में किस चीज के बारे में इन्होंने लिखा है? तो आप सब जानते हैं, पढ़े होंगे कि एक लेख एक पत्र जो है इन्होंने जेल से लिखा था। और एक पत्र जो है उस पत्र में जो लेख लिखा था किसके नाम से लिखा था? वो लिखा था सुखदेव के नाम से। सुखदेव जी इनके मित्र थे, एक क्रांतिकारी थे और उन्हीं के लिए इन्होंने पत्र लिखा था। क्योंकि इनको कुछ आभास हुआ, उनको उनका पत्र मिला था कि सुखदेव जी जो थे वो आत्महत्या करने वाले हैं। क्योंकि जो है अंग्रेज लोग उनको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए वो इनसे पूछ रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूं कि नहीं। तो उसी आत्महत्या के संबंध में और क्रांति के संबंध में इन्होंने उनको राय देने के लिए ये पत्र लिखा था। तो आइए देखते हैं इस एक लेख एक पत्र में क्या लिखा गया है। भगत सिंह ने यह ऐतिहासिक पत्र अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव को जेल से लिखा था। तो कहाँ से लिखा था? जेल से लिखा था। एक लेख एक और एक पत्र को कहाँ से लिखा था? जेल से लिखा था। भगत सिंह महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। तो भगत सिंह कौन थे? एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी और एक विचारक भी थे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन उन्होंने कोई मतलब किसी विषय पर अपना विचार नहीं दिया। इन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपना विचार दिया, जैसे ये कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, विद्यार्थी और राजनीति पर अपना विचार दिया और आत्महत्या पर अपना विचार दिया। ऐसे विभिन्न विषयों पर इन्होंने अपना विचार दिया। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ ही व्यवहारिक राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। तो भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थी और राजनीति नामक टॉपिक जो इनका है जिस पर इन्होंने लेख लिखा है उसमें ये बताते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेनी चाहिए और उन्हें पढ़ने के साथ व्यवहारिक राजनीति भी करनी चाहिए। व्यवहारिक राजनीति क्या होता है? व्यवहारिक राजनीति का मतलब होता है कि जो भी हम सब पढ़ें उसको व्यवहार में भी लाएं, उसको व्यवहार में प्रयोग करें। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे कोई घोर षड्यंत्र है। तो भगत सिंह कहते हैं कि यदि इस बात को कोई मना कर रहा है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे कोई घोर षड्यंत्र है। तो क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर होती है। चालाक लोग कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न बनो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो इनका कहना था कि जो चालाक लोग हैं, जो अंग्रेजों का समर्थन करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हे काका, काका मतलब हे बच्चे, तुम बच्चे लोग या छात्र लोग, तुम सब पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, तुम पॉलिटिक्स पढ़ो और उसके अनुसार सोचो भी, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। अर्थात पॉलिटिक्स में तुम व्यवहारिक हिस्सा न लो, अर्थात तुम जो है किसी क्रांतिकारी गतिविधि का हिस्सा मत बनो। अगर कोई क्रांतिकारी आता है, कहीं पर भाषण देता है, अपनी विचारधारा को रखता है, तो तुम सब उसकी विचारधारा को मत सुनो, उसकी विचारधारा का समर्थन मत करो। तो ऐसा वो चालाक लोग कहते हैं, जिसकी बात भगत सिंह करते हैं। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम देश के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगे, अर्थात तुम पढ़ लिख करके देश के काम आओगे। ऐसे चालाक लोगों की राय थी, जिसका जो है सरदार भगत सिंह विरोध करते हैं। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को ये समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। तो सरदार भगत सिंह ये समझाते हैं नौजवानों को कि आप महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत करते हैं, उनका भाषण सुनते हैं, यही तो व्यवहारिक राजनीति है। तो अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? सिर्फ पढ़ लेंगे और पढ़ करके आप आगे जब उसका कोई व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं होगा तो उस पढ़ने का क्या मतलब रहेगा? ऐसा भगत सिंह का विचार था। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नजर भी डालते हैं। तो इसी के साथ ही वो हिंदुस्तान की राजनीति उस पर तीक्ष्ण नजर डालते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दें। तो भगत सिंह कहते हैं, उनका मानना था कि देश के लिए ऐसे सेवकों की जरूरत है जो अपना तन मन धन सब कुछ देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते रहें। तो भगत सिंह भी इसी तरह से थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना घर का सुख
संपत्ति छोड़ दी और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका सारा परिवार जो है बिखर गया, लेकिन उसकी परवाह उन्होंने नहीं की, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं से परिचित होते हैं। इनका कहना है कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ते हैं, वो देश दुनिया की सारी समस्याओं से परिचित होते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है। तो भगत सिंह का कहना है कि विद्यार्थी देश दुनिया की समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, जिसके अनुसार वो काम करते हैं। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। तो उनका कहना था भगत सिंह का कि जो देश के छात्र हैं, वो इन समस्याओं के, जो देश की समस्याएं हैं, उनके समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए या नहीं। तो भगत सिंह का मानना है कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। ऐसा सोचना हमारी भूल होगी। निसंदेह हम भी वातावरण को बदलने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुए। तो भगत सिंह का कहना है कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए कि यदि हमने इस काम को नहीं किया होता, अर्थात यदि हम क्रांतिकारी नहीं बने होते, तो इस क्रांति की मशाल को कोई उठाने वाला दूसरा कोई नहीं होता। ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचेंगे तो हमें घमंड होगा। तो इसी बात को वो कहते हैं कि यदि हम नहीं करते तो कोई ना कोई दूसरा करता, निसंदेह कोई ना कोई दूसरा करता। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी कुछ ना कुछ वातावरण को बदलने में अपना योगदान करें, अर्थात हमारी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। किंतु हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। हमने समय की पुकार को समझा एवं सहयोग दिया। मनुष्य को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, उसे अपने विचारों के प्रति गंभीर एवं अटल होना चाहिए। तो इनका कहना था कि मनुष्य को गंभीर होना चाहिए, अपने विचारों के प्रति दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और उसे ये सोचना चाहिए कि हम भी अपनी आजादी की लड़ाई में अपना कुछ योगदान अवश्य करें। ऐसी समझ लोगों के बीच विकसित होनी चाहिए। अतः हमें परिस्थितियों से विचलित होकर अपने रास्ते से भटकना अथवा विचारों को त्यागना नहीं चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। तो इनका कहना था कि हमें परिस्थितियों से विचलित होकर, कष्ट से विचलित होकर अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, अर्थात क्रांति के मार्ग में यदि निकल पड़े हैं तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, हमें उसे त्यागना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। ऐसा भगत सिंह का कहना है। अथवा सफलता प्राप्त कर सकता है, मतलब यदि हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह का मानना है कि हम कष्ट सहकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। हम कष्ट सहकर ही देश की सेवा कर सकते हैं, ऐसा मानना, अर्थात मतलब देश की सेवा के लिए कष्ट उठानी ही पड़ेगी। सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि शासक यदि शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीब विरोधी हो, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि वे उसका पुरजोर विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल रहे कि आम जनता पर इसका कोई असर ना हो। वह संघर्ष आवश्यक हो, अनुचित नहीं। तो भगत सिंह कहते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून गरीबों के विरोध में हो, मानवता के विरोध में हो, उसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। परंतु इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हमारे विरोध करने से जनता ही परेशान होती है, तो इसे यह आवश्यक नहीं है। तो यह इस प्रकार का जो संघर्ष होगा आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि हम किसकी सुविधा के लिए उसका विरोध कर रहे हैं, तो जनता की सुविधा के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि उससे जनता ही परेशान होती है तो ये हमारा संघर्ष जो है ये अनावश्यक हो जाएगा। इसलिए हमें इस प्रकार के संघर्ष में भाग नहीं लेना है। लेकिन यदि जनता को इससे सुविधा मिलती है तो हमें इस प्रकार के संघर्ष में भाग लेना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन गतिविधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो इसी बात को वो कहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिन भी विधि का उल्लंघन करें उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो औचित्यपूर्ण है या नहीं, क्या वो अनुचित तो नहीं है, क्या हम जिसके लिए, जिसकी सुविधा के लिए ये कदम उठा रहे हैं, क्या उसके लिए ये बात हमारी जो हम कार्य कर रहे हैं ये क्या उसके लिए अनुचित तो नहीं है, उसके लिए असुविधा तो नहीं साबित हो रही। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात वो जनता के लिए अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमेशा न्याय दिलाने वाला ही होना चाहिए। इस प्रकार की बात वो कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। जिसने कष्ट सहन नहीं किया वह पूर्ण नहीं बन सकता। तो भगत सिंह की ये लाइन जो है ये पूछी जाती है बार बार कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, जिसने कष्ट सहन नहीं किया वह पूर्ण नहीं बन सकता। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए साप्रसंग व्याख्या के लिए पूछा जा सकता है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। तो
भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो वहां व्यक्तियों के भाग्य को भुला देना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपने भाग्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं एक गृहस्थ में जाऊं या मैं पढ़ाई करूं या मैं मेरी संपत्ति जो है अंग्रेज लोग हड़प ले रहे हैं, तो इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब कुछ अपना जो है देश पर न्यौछावर कर देना चाहिए। तभी देश को जो है देश के भाग्य का निर्माण हो सकता है। व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समिष्ट के बारे में सोचना चाहिए। देश के लिए तन मन धन स्वयं अर्पित कर देना चाहिए। सरदार भगत सिंह का कहना है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए और तन मन धन से स्वयं को अर्पित कर देना चाहिए। अपना तन भी देश के लिए अर्पित कर देना है, मन भी अर्पित कर देना और जो धन संपत्ति है उसको भी देश के लिए अर्पित कर देना है। जब यह आंदोलन चरम पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। भगत सिंह का यह कहना था कि जब आंदोलन चरम पर हो तभी हमें फांसी दे दी जाए। तो तब फांसी देने से क्या लाभ होगा कि जब आंदोलन चरम पर होगा तो उस समय यदि हमें फांसी दे दी जाएगी, चूंकि जनता हमारी फांसी का विरोध कर रही है, तो अगर उस समय जब हमारी फांसी हो जाएगी तो जनता में और आक्रोश होगा। जनता जो है दुगने बल से सरकार का विरोध करेगी और हमें आजादी मिल जाएगी। अर्थात मेरी जो ये फांसी है वो भी जो है जनता के काम में आएगी और जनता घोर विरोध करेगी और हमें आजादी मिल जाएगी। इस तरह से वो सोचते हैं, अर्थात जलती हुई आग में घी डालने का काम ये हमारी फांसी करेगी। इसीलिए इन्होंने ऐसे समय को चुना फांसी के लिए। इस प्रकार उनकी फांसी के समाचार को समस्त देशवासी, विश्व के अन्य लोग जान सकेंगे। तो उनकी फांसी को समस्त देशवासी और विश्व के सारे लोग जान सकेंगे कि जब आंदोलन रहेगा, आंदोलन का विरोध होगा, तो विरोध में इनकी आवाज उठाई जाएगी कि इनको फांसी, भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई। तो ये सारे देश में और विश्व में भी फैल जाएगा। भगत सिंह ने ऐसा समय संभवतः इसलिए चुना क्योंकि जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर होगा, ऐसे समय इनको फांसी पर चढ़ाए जाने पर देशवासियों में तीव्र आक्रोश, नई ऊर्जा, एकता, देश को स्वतंत्र कराने का जुनून पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। यह ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त कराने में सहायक होगा। तो जो बातें हमने बताई वही बातें इसमें कही गई। भगत सिंह की आत्मा को भी इससे हार्दिक शांति एवं संतोष प्राप्ति होगी। भगत सिंह का कहना था कि जिस शिक्षा में पढ़ाई के साथ परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय भी सम्मिलित हों, वही शिक्षा है। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है कि भगत सिंह की नजर में शिक्षा क्या है। तो भगत सिंह की नजर में शिक्षा की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? तो शिक्षा की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है कि जिस पढ़ाई से परिस्थितियों का ज्ञान हो, अर्थात जो छात्र हो उनको देश में क्या चल रहा है, देश की स्थिति क्या है, देश की परिस्थिति क्या है, इसका ज्ञान भी हो और उनके सुधार सुधार के उपाय भी उसमें सम्मिलित हो, अर्थात वो देश के उपायों, सुधार के उपायों को भी सुझाएं। ऐसी शिक्षा देश के छात्रों को प्रदान की जाए ताकि वो देश की सेवा कर सके। इसी प्रकार की शिक्षा को वो जो है सही शिक्षा मानते हैं। भगत सिंह नास्तिक थे। वे ईश्वर, पुनर्जन्म आदि को नहीं मानते थे। वे जीवन और मृत्यु के विषय में नितांत भौतिकवादी दृष्टिकोण से विचार करने के पक्षधर थे। तो भगत सिंह कैसे थे? वो ईश्वर और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। वे पूरी तरह से नास्तिक थे और भौतिकवादी सोच वाले थे। वे जीवन और मृत्यु के विषय में नितांत भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते थे कि जन्म हुआ है, जन्म एक प्राकृतिक घटना है, एक बायोलॉजिकल घटना है और जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वो उनकी सोच थी। क्षमादान इसी बात पर स्वीकार था कि यदि सभी क्रांतिकारियों के लिए सुविधा और क्षमादान की व्यवस्था हो तथा उनका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोग हमारे इस आचरण को सही माने। तो जब इनसे पूछा गया कि क्षमादान के बारे में आपका क्या विचार है, तो इनका कहना था कि क्षमादान हमें इसी शर्त पर स्वीकार है कि सभी क्रांतिकारियों के लिए यह सुविधा होनी चाहिए, अर्थात हमारे साथ जितने भी क्रांतिकारी हैं सभी को क्षमादान प्रदान किया जाए और इस क्षमादान को जो है अस्थायी रखा जाए। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने के लिए, 1 आध साल के लिए इनको क्षमा कर दिया गया और जब भी कोई क्रांति हो तो फिर लाकर इनको जेल में डाल दिया जाए। ऐसी नहीं होनी चाहिए, अस्थायी समाधान होना चाहिए। दूसरी चीज कि हमारे इस क्षमा करने के आचरण को, क्षमा पाने के आचरण को जो देश की जनता है वो सही माने, उस बात को सही माने। ऐसा नहीं माने कि इन्होंने उनके सामने झुक गए, अंग्रेजों के सामने झुक करके याचना की, विनती की, क्षमा मांगी। ऐसा जनता में विचार नहीं जाना चाहिए, ऐसे उनका कहना था। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि भगत सिंह की आत्महत्या के बारे में सोच क्या थी? तो भगत सिंह की आत्महत्या के बारे में सोच ये थी कि भगत सिंह आत्महत्या करने वाले को कायर कहते थे और आत्महत्या को कायरता का विषय मानते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा।
तो इनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो वो कुछ ना कुछ कष्ट से दुखी रहता है, कष्ट नहीं सह पाता है, जिसके कारण वो आत्महत्या करता है। तो इनका कहना था कि आत्महत्या करने वाला निर्बल व्यक्ति होता है और जो कष्टों को सहता है, आत्महत्या नहीं करता है, वही सच्चा देश प्रेमी होता है। वह अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देता है, अर्थात जो आत्महत्या करने वाला होता है, वो अपना समस्त मूल्य जो होता है एक ही क्षण में खो खो देता है, क्योंकि वो आत्महत्या कर लेता है, संघर्ष नहीं करता है। इस संदर्भ में उनका विचार है कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। तो इनका कहना था कि मेरे जैसे विश्वासों वाला व्यक्ति जो इस प्रकार का विश्वास रखता है, वो कभी भी व्यर्थ में मरना स्वीकार नहीं कर सकता, अर्थात वो लड़ते हुए मरेगा और अपने दुश्मनों को खत्म करके ही आत्महत्या करेगा या मरेगा। मतलब लड़ते हुए मरना एक प्रकार की आत्महत्या ही है, तो उस प्रकार की आत्महत्या वो कर सकता है। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात मैं जिंदा रह करके, लड़ करके अपना जो अंतिम कर्तव्य है, जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं करूंगा। यदि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो अपने आप में ये कमजोरी की बात होगी। हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं, संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। तो भगत सिंह का कहना है कि आत्महत्या करना निकृष्ट काम है, लेकिन संघर्ष करते हुए मरना, लड़ते हुए मरना एक आदर्श मृत्यु है और मैं आदर्श मृत्यु को ही स्वीकार करूंगा। प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। तो इनका कहना है कि मान लीजिए हम संघर्ष करते हैं और उसमें मारे जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की आत्महत्या ही होगी, क्योंकि जो सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं उनको पता होता है कि मैं युद्ध कर रहा हूं, तो मैं किसी को मार रहा हूं, तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो ये भी एक प्रकार की आत्महत्या की तरह से ही होता है। तो लेकिन इस प्रकार की आत्महत्या देश के लिए होती है, समाज के लिए होती है, इसीलिए सरदार भगत सिंह इस प्रकार के संघर्ष को, इस प्रकार की गई आत्महत्या को ये आदर्श मानते हैं, अर्थात इस प्रकार के संघर्ष में जो मृत्यु प्राप्त होती है उसको ये आदर्श मानते हैं। तो यहाँ पर आकर के आपका जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है। भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र में राजनीति और जो है छात्र और राजनीति में जो बातें कही हैं, वो बातें आपने बिंदुवार सुना है, समझा है और आशा करते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न आएँगे वो सारे इसमें से अवश्य ही मिलेंगे। तो आप सबको जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उससे आप सब जुड़ें और उससे जो भी सूचना हो, जो भी आपके टेस्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, उसको प्राप्त करें और सॉल्व करें। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।